नमस्कार साथियों, लाइव स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पे मैं उत्पल त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, नियमित रूप से रात के 9:15 बजे से आप सभी के लिए टीजीटी पीजीटी के लिए जो है वो नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस सेशन में लेके उपस्थित होता हूं। 10 मिनट का विलंब है, लेकिन सेशन जो है हम लोगों ने शुरू कर दिया है। तो जो लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप सभी से निवेदन है कि एक बार तेजी से आप लोग जो है रिस्पॉन्ड कर दीजिए कि आप सभी को ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर मिल रही है या नहीं। बाकी जो लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं उन सभी से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों के साथ। जितने सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं सभी लोग जो है वो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। लाइक और शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। चलिए, रोहित जी, राम बहादुर जी, दीपा जी, सभी लोगों को गुड इवनिंग, नमस्कार। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जो है वो बात करेंगे राजनीति शास्त्र की पुस्तक के बारे में। यदि अभी भी आपको जो है वो कंटेंट की तलाश है, चाहे आप टीजीटी की परीक्षा देने जा रहे हो, आप पीजीटी की परीक्षा देने जा रहे हो, आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जो है वो राजनीति शास्त्र की एक महत्वपूर्ण पुस्तक लाइव स्टडी इलाहाबाद के द्वारा आप लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। इस पुस्तक में आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है वो चीजों को रखा गया है कि आपको परीक्षा में जिस तरीके से आपसे सवाल पूछे जाते हैं उसके हिसाब से कंटेंट आपको मिले। मार्केट में बहुत सारी पुस्तकें अवेलेबल हैं, लेकिन आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पुस्तकों का जो है वो अभाव है। तो आप लोग इस पुस्तक को ले सकते हैं, देख सकते हैं, जिन लोगों ने लिया है उनसे बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, उसके बाद ही आप लोग इस पुस्तक को लीजिए। यदि कुछ मुख्य मुख्य बातों की चीजों की बात करें इस पुस्तक की विशेषता की, तो इसमें आपको सभी राजनीतिक सिद्धांत और वाद मिलेंगे जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। प्रत्येक वाद और सिद्धांत से संबंधित जो भी कथन आपके पूछे जाते हैं, कथनों का विशाल संग्रह आप लोगों को देखने को मिलेगा। हजारों कथन इस पुस्तक में है। प्रत्येक वाद और सिद्धांत से संबंधित जो है उसके पक्ष और विपक्ष में जो कथन है उनको सूचीबद्ध करके आप लोगों को उपलब्ध कराया गया है। प्रत्येक वाद और सिद्धांत से संबंधित जो भी पुस्तकें आपसे पूछी जाती हैं उन पुस्तकों का विस्तृत विवरण यहाँ पे इस पुस्तक में जो है आप लोगों को उपलब्ध कराया गया है। जो भी विचारक राजनीतिक चिंतक आए हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से, जिनका भी नाम आपके प्रश्न पत्र में आता है, उन सभी विचारकों का जो है यहाँ पे संक्षिप्त परिचय आपको दिया गया है, ताकि उनसे भी यदि कोई प्रश्न घुमा फिरा के पूछ लिया जाए तो आपको अटपटा ना लगे। साथ में प्रत्येक वाद और सिद्धांत की जो है वो तुलनात्मक तालिका बना के आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए जो है दिया गया है। साथ में रिवीजन को यह आपके आसान बनाएगी। यदि पूरा चैप्टर आपने पढ़ा है तो शब्द तालिका को रिवाइज करके और आप परीक्षा देने जा सकते हैं, आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी। ये कुछ मुख्य बातें हैं इस पुस्तक की, आप लोग जो है इसको देख सकते हैं। साथ ही यदि आप इस पुस्तक को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पुस्तक जो है कुरियर के माध्यम से मिलेगी। जो लोग भी कुरियर के माध्यम से पुस्तक मंगाना चाहते हैं उनको क्या करना होगा भैया, सबसे पहले आपको अपने नाम सहित पूरा पता, उसमें आपका मोबाइल नंबर और पिन कोड आवश्यक रूप से होना चाहिए। पिन कोड आप लोग अपना जरूर चेक कर लें कि आप ही के पोस्ट ऑफिस का पिन कोड होना चाहिए। कई सारी पुस्तकें इस बार अभी जो पिछले हफ्ते में जिन लोगों का कुरियर किया गया है उसमें से कई लोगों की पुस्तकें जो है वो वापस आ गई। उसमें पिन कोड का ही एरर है। तो ये मैं एक बार फिर से आप लोगों को ध्यान दिला रहा हूँ कि आप लोग अपना पिन कोड जरूर सर्च कर लें, गूगल करेंगे आपको आपके पोस्ट ऑफिस का जो है पिन कोड मिल जाएगा। यदि आप किसी और पोस्ट ऑफिस का, आपसे दूर जो पोस्ट ऑफिस होगा या आपका घर जिस मोहल्ले में है, जिस सोसाइटी में है, उस सोसाइटी का पिन कोड आप नहीं देते हैं तो ऐसी स्थिति में कुरियर डिलीवर नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। कई सारे लोगों की पुस्तक आई है, कल आप सभी से बात करूंगा, एक बार वेरीफाई करूंगा और जिन लोगों की पुस्तक वापस आई है उनको पुनः जो है वो भेजूंगा। चलिए, जैसे ही आप लोग अपना पता मुझे भेजेंगे आपको एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा। इस क्यूआर कोड पे आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के 10 दिन के अंदर पुस्तक आपको जो है वो मिल जाएगी। सामान्यतः 4 से 5 दिन का समय लगता है, लेकिन 10 दिन का समय मैं अन्य राज्यों के विद्यार्थियों के लिए ले रहा हूँ। अन्य राज्यों में जो मध्य प्रदेश, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल से भी बहुत सारे लोगों की पुस्तक के लिए जो है वो ऑर्डर आया हुआ था, तो उनको भी पुस्तक भेजी है मैंने।
तो जिन भी राज्य में आप रहते हैं, यदि उत्तर प्रदेश के अलावा आप किसी राज्य में रहते हैं, तो आपको जो है वो 5 से 7 दिन का समय, अधिकतम 10 दिन का समय लगेगा, उससे ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा। तो आप लोग जो है पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। आपको अपना पता और मोबाइल नंबर भेजना कहाँ पे है? आपको 7007701847 इस नंबर पे आप जो है वो भेज सकते हैं। इसी पे आपको व्हाट्सएप करना होगा। आपको जो है वो क्यूआर कोड भी इसी से मिलेगा। साथ में आप यदि पुस्तक का डेमो देखना चाहते हैं तो इसी नंबर पे आप जो केवल बुक लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको डेमो जो है उपलब्ध करा दिया जाएगा। अन्य कोई जानकारी चाहिए तो आप इसी नंबर पे मैसेज या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अब चलेंगे हम लोग आज के अपने सेशन की तरफ, और आज के अपने सेशन के पहले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 है आप सभी के लिए। सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। दिया है कि किसने इस विचार को व्यक्त किया है, समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है। चलेंगे तेजी से बताएंगे। आपको प्लेटो दिया है, अरस्तु दिया है, हेगल दिया है और हॉब्स दिया है। किसी एक को चुनिए और तेजी से उत्तर करिए। थोड़ा सा और मैं आप लोगों के लिए फॉन्ट इंक्रीज कर देता हूँ कि आप लोगों को पढ़ने में असुविधा ना हो। उम्मीद है कि अब आप लोगों को जो है वो समस्या नहीं आएगी। प्रश्न संख्या भी आप लोगों को दिखाई देना चाहिए। चले, तो आप लोग दीपा द्विवेदी जी का उत्तर आ रहा है। बाकी लोग भी उत्तर करिए भैया। आप लोग अपने हाथ में दही जमा के न बैठिए। परीक्षा में ये सारे प्रश्न आप लोगों के सामने आएंगे, ध्यान रखिएगा। किसने इस विचार को व्यक्त किया कि समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है? ठीक है, तो जो लोग भी इस प्रश्न में अरस्तु महोदय की बात कर रहे होंगे, इन सभी का उत्तर जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका मानना है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को एक समान नहीं बनाया, इसलिए सबको समान बनाने का प्रयत्न करना जो है वो मूर्खता है, अप्राकृतिक है और अवांछनीय है। इसीलिए इन्होंने जो है वो दासता का समर्थन किया था, दास प्रथा का। ठीक है, दासता का समर्थन ये करते हैं, आप सभी को पता है। उत्तर आप सभी का दूसरे विकल्प के लिए सही होगा, जो लोग दूसरे विकल्प की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं इसको कर देता हूँ कि आपको चलिए भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है, आपको बताना है भैया। चारों को पढ़ लीजिए और उसके अनुसार आप लोग अपना उत्तर चुनने का प्रयास करिएगा। चलें भैया, भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता पाई जाती है? पहला दिया है बहुल संशोधन की प्रक्रिया है या नहीं है। दूसरा दिया है राज्यों को संशोधन की पहल करने का अधिकार नहीं है। तीसरा दिया है कुछ संशोधन केवल राज्य विधानमंडलों द्वारा ही पारित किए जा सकते हैं। और चौथा दिया हुआ है संविधान संशोधन संबंधी विवादों के समाधान के लिए संसद के सदनों की संयुक्त बैठकें। आपको बताना है भैया कौन सा इसमें से उत्तर आपका सही होगा। चलें, सारे लोग उत्तर करेंगे, उत्तर करने में कंजूसी ना करिए भैया। राम जी का उत्तर, सूर्या जी का उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के लिए, कैलाश जी का उत्तर आ रहा है। चलें, तो भारतीय संविधान की विशेषता के संदर्भ में यदि आप देखेंगे तो आपको जो है वो संविधान की बहुल प्रक्रिया देखने को मिलेगी। साधारण बहुमत से संशोधन, विशेष बहुमत से संशोधन, तो ये जो है बहुल प्रक्रिया बिल्कुल आपको देखने को मिलती है। राज्यों को संशोधन की पहल करने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल कोई भी राज्य जो है वो संविधान में संशोधन करने की पहल नहीं कर सकता है। संविधान में संशोधन जो है अनुच्छेद 368 के तहत लोकसभा व राज्यसभा के द्वारा जो है वो प्रस्तावित किया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा, ध्यान रखना है, इसमें विधानमंडल या राज्य विधानसभा की कोई भूमिका नहीं होती है, इसको स्पष्ट रूप से ध्यान रखिए। कुछ संशोधन केवल जो है वो विधानमंडलों द्वारा ही पारित किए जा सकते हैं, सरासर गलत दिया है। कोई भी संशोधन जो होता है वो अनुच्छेद 368 के तहत होता है, और अनुच्छेद 368 केवल लोकसभा और राज्यसभा को मिलकर संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है, किसी राज्य विधानमंडल को नहीं। संविधान संशोधन संबंधी विवादों के समाधान के लिए संसद के सदनों की संयुक्त बैठकें। भैया, यदि संविधान संशोधन संबंधी यदि कोई विवाद होता है तो इस विवाद के निपटारे के लिए जो है आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। संयुक्त बैठक जो है यदि सहमति नहीं बन पा रही है साधारण विधेयक पे, तभी बुलाई जाती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसमें से
आपको एक और दो सही दिया है, क और ख सही दिया है, ग और घ जो है वो गलत दिया है। तो क ख कहाँ पे है भैया? क ख दूसरे विकल्प में है। जो लोग इसमें दूसरे विकल्प की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिया है, विधि के शासन वाक्यांश में विधि पद का अभिप्राय है। क्या है भैया विधि पद का अभिप्राय? मानव स्थापित विधि, प्राकृतिक विधि, संविधान के अभिसमय या सामान्य विधि। चारों में से किसी एक को चुनना है और तेजी से उत्तर करना है। चले भैया, बहुत बढ़िया। तबाही ज्ञान जी, रोहित जी, राम बहादुर जी, सूर्या जी का उत्तर आ रहा है। सब लोग इसमें मानव स्थापित विधि की बात कर रहे हैं। तो विधि का जो शासन है, भारत में विधि के शासन की बात की जाती है। आप देखेंगे कि विधि जो है वो किसके द्वारा, मानवों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा अपने ऊपर शासन करने के लिए ही बनाई जाती है। ठीक है, हम जो है वो प्रतिनिधियों को चुनते हैं और हमारे प्रतिनिधि हमारे लिए जो है वो क्या करते हैं, विधि निर्माण का कार्य करते हैं। तो विधि हमेशा जो है वो मानव स्थापित होगी। तो आप लोगों का उत्तर ए विकल्प के लिए ही सही होगा। आप लोग इसमें ए विकल्प के साथ जाइए। अगला दिया, निम्नलिखित में से किसमें राज्यों की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं? चार विकल्प आपको दिया है, रक्त संबंध, धर्म, युद्ध, राजनीतिक चेतना, युद्ध, प्रथाएं, राजतंत्र, प्राकृतिक विधि के समावेश, राजतंत्र, बल, पारस्परिक समझौते, राजनीतिक नेतृत्व, रक्त संबंध, सामाजिक समझौता, धर्म और अराजकता। इसमें से कौन सा विकल्प जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त है? 4 नंबर प्रश्न के लिए उत्तर करेंगे आप सभी लोग। चलें, तो सबका उत्तर जो है इसमें किसके लिए, रक्त संबंध, धर्म, युद्ध और राजनीतिक चेतना के लिए आ रहा है। तो आप सभी को पता है कि राज्य जो है वो अ, राज्य का जो विकास हुआ है वो विभिन्न चरणों में हुआ है। यह क्या कैसे हुआ था भैया? रक्त संबंध से सबसे पहले क्या बना था? परिवार बना था। इन परिवारों का जब संबंध स्थापित हुआ तो संबंध से जो है वो समाज बना। ठीक है, धर्म से, धर्म जब आया तो संप्रदाय बना। संप्रदाय, युद्ध और राजनीतिक चेतना से जो है ये संप्रदाय का विकास हुआ, जिसकी वजह से जो है वो क्रमिक विकास के रूप में विकासवादी सिद्धांत या ऐतिहासिक विकास का सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा होगा। इससे परिणाम स्वरूप जो है वो राज्य का निर्माण होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, रक्त संबंध, धर्म, युद्ध, राजनीतिक चेतना जो है वो ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व हैं। आपका ए विकल्प यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न आपको दिया है, स्वतंत्रता वह सब करने और आनंद लेने की सकारात्मक शक्ति या क्षमता है जो करने या आनंद लेने योग्य है। स्वतंत्रता का यह विचार किसका है भैया? टी एच ग्रीन का है, कांट का है, लास्की का है या मील का है? चारों में से किसी एक को चुन लीजिए और तेजी से उत्तर करिए। थोड़ा सा आप लोग जो है एफर्ट लगाइए और वीडियो को शेयर करिए। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग, 6 नंबर प्रश्न के लिए उत्तर करेंगे। स्वतंत्रता वह सब करने और आनंद लेने की सकारात्मक शक्ति या क्षमता है जो करने या आनंद लेने योग्य है। चलें, तो ए विकल्प के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है, दीपा जी, बहादुर जी, राम जी, तबाही जी, चलिए रोहित कुमार जी। चलें, तो जो लोग इसमें ए विकल्प की बात कर रहे हैं, टी एच ग्रीन की, उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। टी एच ग्रीन कहते हैं कि स्वतंत्रता जो है वह सब कुछ करने की आपको आजादी देता है जो आपके आनंद लेने लायक या जो आपके करने लायक। यदि लायक नहीं है तब वह स्वतंत्रता नहीं है, ध्यान रखिएगा। करने लायक होना चाहिए, करने योग्य होना चाहिए। उत्तर आपका ए विकल्प के लिए, टी एच ग्रीन के लिए सही होगा। ग्रीन हरी झंडी दिखाते हैं कि जो करने लायक है, जितनी स्पीड से आप चल सकते हैं उतनी स्पीड से चलिए। अब ऐसी स्पीड से न चलिए कि आप आगे जाके भिड़ जाइए। चलिए ध्यान, निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों के आधार पर भारत में संसदीय प्रणाली वाली सरकार कार्य करती है? चलिए, नमस्कार सुरन जी। दिया है, नाम मात्र का कार्यकारी अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति के उच्च सदन की अध्यक्षता, मंत्रिपरिषद में वास्तविक कार्यकारी अधिकारी का अधिकारों का होना और कार्यकारिणी का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायित्व। इसमें से आपको बताना है कि संसदीय प्रणाली की सरकार की विशेषता कौन कौन सी है।
उसके आधार पे उत्तर करेंगे 7 नंबर प्रश्न के लिए। चलेंगे, तेजी से उत्तर करेंगे आप सभी लोग, इतना सोचिए मत। चलें, तो भैया नाम मात्र का कार्यकारी अध्यक्ष भारत में जो है वो संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति होता है। ठीक है। उपराष्ट्रपति की उच्च सदन की अध्यक्षता भैया पदेन सभापति होता है। ठीक है, तो गलत दिया है। मंत्रिपरिषद में वास्तविक कार्यकारी अधिकारों का होना, बिल्कुल। मंत्रिपरिषद के पास जो है वास्तविक अधिकार होते हैं। वास्तविक कार्य जो है वो मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किए जाते हैं, तो यह आपको सही दिया है। कार्यकारिणी का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायित्व, आप सभी को पता है कि लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत पाया जाता है। तो आपका केवल ख को छोड़ के क, ग और घ सही है। तो जो लोग इसमें क, ग, घ के लिए तीसरे विकल्प का चुनाव कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग तीसरे विकल्प के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न जो आपको दिया हुआ है, इस माफ करिएगा, वैदिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर बतलाया है, किसने बताया है भैया? विधिक और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर जॉन लॉक ने, जॉन ऑस्टिन ने, एबी डायसी ने या हेराल्ड लास्की ने? चलें, तेजी से उत्तर करेंगे। क्या है विधिक और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर? कोई बता सकता है आप में से? आप में से कितने लोगों ने जो है वो, सारे लोग सी विकल्प की बात कर रहे हैं। डायसी ने जो है वो आपके विधिक और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर स्पष्ट किया है, इसमें कोई विवाद नहीं है। लेकिन कितने लोगों ने इस अंतर को पढ़ा है? बस यस नो में उत्तर दे दीजिए। विधिक और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर कितने लोगों ने पढ़ा है? कोई है भैया? यस नो में जवाब दीजिए तेजी से, तब आगे बढ़ूंगा। चलें, किसी का जवाब नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है। जिन लोगों ने पुस्तक खरीदी है कम से कम उन लोगों ने तो पढ़ा ही होगा। यदि हम डायसी के अनुसार बात करें विधिक संप्रभुता की, तो यह कहते हैं कि यह वह संप्रभुता है जो कानून के अनुसार सर्वोच्च और अंतिम सत्ता रखती है। इसका तात्पर्य उस संस्था या निकाय से है जो विधियों को बनाने, संशोधित करने और रद्द करने का कानूनी अधिकार रखती है। उदाहरण के रूप में ये कहते हैं कि ब्रिटेन की संसद जो है वो विधिक रूप से संप्रभु है। ठीक है, यह कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसको जो है वो न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये प्रमुख जो है वो आपका अंतर है जिसको आप लोग ध्यान रखेंगे। दीपा द्विवेदी जी, पुस्तक आपने ली है, तो पुस्तक में यह अंतर आपको जो है वो मिला होगा। जिन लोगों ने पुस्तक रखी है उनके पास होगा, तो आप लोग अवश्य उसको जो है वो देखिएगा। ठीक है, इसे न्यायालय में विधिक संप्रभुता को जो है वो चुनौती नहीं दी जा सकती है। यह सर्वोच्च और अंतिम इच्छा होती है। और यही आपको जो है वो विधि कहाँ पे देखने को मिलती है? ब्रिटेन की संसद के पास। ब्रिटेन की जो संसद है वो विधिक संप्रभु है, उसके निर्णयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वहीं जब राजनीतिक संप्रभुता की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि यह वास्तविक रूप से संप्रभुता का प्रयोग करती है, यानी जनता के समर्थन से काम करती है। जिसके आदर्शों का विधिक संप्रभु अलग माना जाता है। ध्यान रखिएगा, यह प्रत्यक्ष नहीं होती है बल्कि प्रभावी शक्ति होती है। जनमत, राजनीतिक दल, जनसंख्या, चुनाव और जो दबाव समूह है, इसका प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है। विधिक संप्रभुता जो है वो न्यायालय के अधीन कार्य करती है। न्यायालय इसमें जो है वो रिव्यू कर सकता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो विधिक राजनीतिक संप्रभुता जो है इसमें न्यायालय इंटरप्रेट इसको कर सकता है, लेकिन जो राजनीतिक संप्रभुता है उसमें माफ करिएगा, विधिक संप्रभुता में जो है वो
न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। राजनीतिक संप्रभुता चूंकि लोगों के द्वारा या जनता के समर्थन से जो है यह संप्रभुता प्राप्त होती है, तो इसमें न्यायालय जो है वो हस्तक्षेप कर सकता है, क्योंकि इसमें जनता डायरेक्ट भागीदार नहीं होती है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। पुस्तक में आप लोग खोलिए, उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। एक विचारशील व्यक्ति नीति भ्रष्ट प्राणी है, मनुष्य के विषय में यह विचार प्रतिपादित किया है किसने? हॉब्स ने, वाइको ने, हार्डर ने, या आपके रूसो ने? चारों में से किसी एक को चुनिएगा। एक विचारशील व्यक्ति नीति भ्रष्ट प्राणी है। 9 नंबर प्रश्न के लिए उत्तर करेंगे आप सभी लोग। चलें, तो विचारशील व्यक्ति, विचारशील पहले इसको कहा कि भैया व्यक्ति जो है वो विचारशील है। विचारशील होने का मतलब क्या है? अपना हित और अहित जानता है। हित और अहित जो है ये व्यक्ति जानेगा जब विचारशील होगा। यदि आप विचारशील हैं, यदि आप चिंतन कर सकते हैं, तो आप कौन सा कार्य कर रहे हैं, यह उचित है या अनुचित है, या आपको लाभ पहुंचाएगा या हानि पहुंचाएगा, इस पे आप निर्णय ले सकते हैं। और इसी जो है वो विचारशीलता का कारण है कि मनुष्य केवल और केवल अपने जो है वो लाभ के लिए कार्य करता है, हानि के लिए कोई मनुष्य कार्य नहीं करता। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य जो है वो नीति भ्रष्ट प्राणी है। ठीक है, तो मनुष्य के संदर्भ में यह जो विचार है वो रूसो का है। जो लोग इसमें रूसो का चुनाव करेंगे उनका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित विचारकों में से किस एक ने यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा के बीच अंतर बताया है? आपको रूसो दिया है, ग्रीन दिया है, बोसांके दिया है और कांट दिया है। चलें, 10 नंबर प्रश्न के लिए उत्तर करेंगे। थोड़ा सा वीडियो को आप लोग शेयर करिए, आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को आप लोग शेयर करें। वास्तविक इच्छा और यथार्थ इच्छा कितने लोगों को एकदम कंफर्म है भैया? दोनों तरह की इच्छाओं का कॉन्सेप्ट कितने लोगों का क्लियर है? 10 नंबर प्रश्न के लिए उत्तर कर रहे हैं आप सभी लोग। तो जितने सारे लोग इसमें, जी, तो जो लोग इसमें रूसो की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए इसको एक बार देख ही लेते हैं, समझ लेते हैं। यदि हम बात करें यथार्थ इच्छा की और आपके वास्तविक इच्छा की, तो कुछ बिंदुओं के आधार पर इसकी तुलना कर लेते हैं। सबसे पहले उद्देश्य क्या है? तो भैया यथार्थ इच्छा का उद्देश्य है व्यक्तिगत हित, और वास्तविक इच्छा का उद्देश्य क्या है? सामूहिक या सामाजिक हित। ध्यान रखिएगा। प्रकृति की बात करेंगे तो यथार्थ इच्छा जो होती है स्वार्थपूर्ण होती है, इसमें मनुष्य का स्वार्थ छिपा होता है, और यह तात्कालिक लाभ देने वाली होती है, यानी तात्कालिक होती है। वही वास्तविक इच्छा की बात करेंगे तो इसको रूसो महोदय ने नैतिक और दीर्घकालिक बताया था, कि जो नैतिक होगा, यदि आप कोई नैतिक निर्णय लेते हैं तो उसका प्रभाव जो है वो दीर्घ काल तक रहेगा। आधार यदि देखेंगे किस आधार पे यह इच्छा जन्म लेती है, तो भैया यथार्थ इच्छा आपकी भावना और इच्छा के आधार पे, आपकी चाह के आधार पे। आपकी भावना कैसी है, आप अपनी भावना के अनुसार जो है वो निर्णय करते हैं, भावना से वशीभूत होते हैं आप। वहीं जब वास्तविक इच्छा की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि भैया यह विवेक, न्याय और नैतिकता पर आधारित। विवेक से आपको यह भी देखना होगा कि क्या यह न्यायपूर्ण है या नहीं है, साथ में यह नैतिक है या नहीं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि वास्तविक इच्छा सदैव जो है वो क्या होगी? न्यायपूर्ण होगी और नैतिक होगी। ठीक है। परिणाम क्या होता है? यथार्थ इच्छा से मनुष्य का विघटन होता है और इस समाज में असमानता जो है वो जन्म लेती है। और वहीं वास्तविक इच्छा चूंकि सबके हित की बात करता है, तो इससे एकता और सामाजिक कल्याण का विकास होता है। जब हम बात करते हैं यथार्थ इच्छा की, तो इसे जो है वो रूसो ने विला हॉल कहा है। और जब हम आपके वास्तविक इच्छा की बात करते हैं तो इसको इन्होंने जनरल विल कहा है। तो इस अंतर को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न दिया है, उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण है कि यह गुण की जगह संख्या पर अधिक बल देता है, यह सभी व्यक्तियों के मतों को समान मानता है, यह शासनकर्ता कुलीन तंत्र द्वारा जनता के शोषण के खतरे को न्यून बनाता है, यह बहुमत की राय पर निर्भर होता है। चलिए 11 नंबर प्रश्न के लिए उत्तर करेंगे।
उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण क्या है? तो उदारवादी भैया आप सभी को पता है कि सभी के मतों को एक समान मानते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, सभी व्यक्तियों के मतों को समान मानना जो है उदारवादियों का प्रमुख लक्षण है। आप यदि मत के आधार पे देखेंगे तो अगला दिया है, निम्नलिखित सरकारों की व्यवस्थाओं में दोहरा शासन किसका आवश्यक लक्षण है? आपको बताना है भैया, दोहरा शासन किसका लक्षण है भैया? अध्यक्षीय व्यवस्था का, संसदीय व्यवस्था का, संघीय व्यवस्था का या एकात्मक व्यवस्था का? चलें, सूर्या जी का उत्तर सी विकल्प के लिए, सुरन जी का, सुमन जी का सी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है। सब लोग संघीय व्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो संघीय व्यवस्था में आपको जो है दोहरा शासन देखने को मिलेगा। किस स्तर पे भैया? तो पहला जो होता है वो आपका केंद्र स्तर का शासन होता है, और दूसरा जो होता है वो राज्य स्तर का। भारत में आपको जो है वो संघीय व्यवस्था देखने को मिलेगी। राज्यों का संघ कहा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है भारत को। तो केंद्र और राज्य दो स्तर की सरकारें आपको देखने को मिलती हैं। यह संघीय व्यवस्था का जो है वो आवश्यक लक्षण है। आगे बढ़िए। अगला दिया है, सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है। क्या कार्य करने का प्रयत्न करता है भैया? राज्य के ऐतिहासिक उद्गम का पता लगाना, राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना, यथास्थिति का औचित्य स्थापित करना, क्रांति द्वारा समाज में आमूल परिवर्तन करना। चलें, चलेंगे। तो आप सभी लोग इसमें देख रहे हैं कि इसकी राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना। जब आप संविदा करते हैं तो आप अपने अधिकारों को सौंप देते हैं, और उसके बाद आप जो है वो संप्रभु के प्रति जो है वो बाध्य हो जाते हैं। तो राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना जो है यह आपके सामाजिक संविदा या संविदा सिद्धांत आपने सभी ने पढ़ा होगा। पहला दिया है, राज्य के ऐतिहासिक उद्गम का पता लगाना। यह किससे संबंधित है भैया? विकासवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत। यथा स्थिति का औचित्य स्थापित करना, यथार्थवादी। यथार्थवाद आपने पढ़ा हो। क्रांति द्वारा समाज में परिवर्तन, मार्क्सवाद। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, उत्तर आपका इसमें दूसरे विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न दिया है कि जिन्हें हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं वे वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचनाएं हैं। अधिकारों की यह परिभाषा किसने दी थी? हॉब्स ने, हीगेल ने, बेंथम ने या लास्की ने? चारों में से किसी एक को चुनिएगा। जिन्हें हम अधिकार कहते हैं वास्तव में वो अधिकार नहीं, कानून की रचना है। किसने कहा था? अधिकारों को कानून की रचना किसने बताया था? 15 नंबर प्रश्न के लिए उत्तर करिएगा। चले, दीपा द्विवेदी जी का उत्तर सी विकल्प के लिए, राम सिंह जी का उत्तर सी विकल्प के लिए, राम बहादुर जी का उत्तर बी विकल्प के लिए। तो भैया जब अधिकार को किस रूप में बताया जाए? कानून की रचना के रूप में। तो अधिकार को कानून की रचना बताते हैं बेंथम महोदय। ध्यान रखिएगा, अधिकार जो है वो कानून की रचना है। ये आपके बेंथम का विचार है, बेंथम का स्टेटमेंट है। आप लोग बेंथम के साथ ही जाएंगे। आगे बढ़िए। अगला दिया है, मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान कहाँ किया गया? चलिए, भारत के संविधान में, जन प्रतिनिधि अधिनियम 1958 में, निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 1975 में, दंड तथा निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 1969 में। मतदाता पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड। आप सभी के पास वोटर कार्ड होगा, निर्वाचन कार्ड, या किस व्यवस्था के माध्यम से आपको मिलता है? चलें, तो ध्यान रखिएगा कि जन प्रतिनिधि अधिनियम 1958 के तहत जो है आप लोगों को मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध कराया जाता है। जो लोग इसमें बी विकल्प की बात करेंगे, सी विकल्प का चुनाव आप लोग कैसे कर सकते हैं?
निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम नहीं भैया, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1958 में के माध्यम से जो है वो मतदाता पहचान पत्र की व्यवस्था की गई थी। आप लोग इसमें बी विकल्प के साथ जाइए, सी विकल्प के साथ नहीं। अगला प्रश्न, फांसीवादियों के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप निम्न में से किसके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है? अभिजात वर्ग, जंगखोर, जनतंत्रवादी या अराजकतावादी? फांसीवादियों के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप, तो भैया फांसीवादी जो है वो एक विशिष्ट वर्ग की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, अभिजात वर्ग की। तो आप लोग इसमें किसके साथ जाएंगे? ए विकल्प के साथ चले जाएंगे। आसान सा प्रश्न है, कुछ भी नहीं है प्रश्न में। अगला दिया है, निम्न में से कौन सा राज्य का नीति निदेशक तत्व है? चलिए भैया पहचान करिए। राज्य किसी व्यक्ति की विधि के समक्ष समानता नहीं नकारेगा। राज्य धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जनसंख्या के आधार पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध विभेद नहीं करेगा। राज्य ने अस्पृश्यता का अंत कर दिया और इसका किसी भी रूप में आचरण विधि द्वारा जो है वो दंडनीय होगा। राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद सहित बताइएगा आप सभी लोग, अनुच्छेद सहित उत्तर करने का प्रयास करिएगा। सभी लोग डी विकल्प की बात कर रहे हैं। राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करने का प्रयास करेगा, किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया? चलिए, राज्य किसी भी व्यक्ति की विधि के समक्ष समानता को नहीं नकारेगा, अनुच्छेद 14। धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 15। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के तहत किया गया। बाकी आप लोग जो है वो चले, सभी लोग अनुच्छेद 48 ए की बात कर रहे हैं, तो आर्टिकल 48 ध्यान रखिएगा, चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। अगला दिया है कि मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने वाले रिट जारी कर सकते हैं जिला न्यायालय, राष्ट्रपति, केवल उच्च न्यायालय, उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों। रिट जारी करने का अधिकार किसके पास है हुए? आसान सा प्रश्न है, 19 नंबर का प्रश्न आप लोग उत्तर करेंगे। चलें, सभी का उत्तर जो है वो आ रहा होगा किसके लिए? रिट के लिए। तो ध्यान रखिएगा, उच्चतम न्यायालय की यानी सुप्रीम कोर्ट की बात की जाएगी तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है वो रिट जारी करता है, किसके लिए? मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए। और वहीं हाई कोर्ट जो है वो 226 के तहत रिट जारी करता है आपके मूल अधिकारों को संरक्षित करने के लिए। तो दो आर्टिकल महत्वपूर्ण है। रिट कितने प्रकार की होती है भैया? 5 प्रकार की रिट होती है। पहला होता है आपका हैबियस कार्पस, ठीक है। इसमें क्या कहा जाता है? हैबियस कार्पस का जो अर्थ है वह है सशरीर प्रस्तुत करो। गैर कानूनी हिरासत से जो है किसी को मुक्ति दिलाने के लिए जब आप कोर्ट में जाते हैं अनुच्छेद 32 या 226 का प्रयोग करके, तो पुलिस को जो है यह आदेश दिया जाता है कोर्ट के द्वारा कि उक्त व्यक्ति को जो है वो सशरीर हमारे सामने जो है वो पेश किया जाए। दूसरा होता है मैंडमस, इस या आदेश देना, इसका अर्थ होता है किसको दिया जाता है भैया? लोक सेवक को, संस्था को अपना वैध कार्य करने का आदेश दिया जाता है। इसमें आपका सर्टियोरियरी है, जांच हेतु बुलाने की इसमें बात की जाती है। न्यायिक आदेश को निरस्त करने के लिए जब वह अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर दिया गया हो। उसके बाद से प्रोहिबिशन है, प्रतिबंध लगाया जाता है। प्रोहिबिशन में न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोका जाता है इसमें। और को वारंटो, किस अधिकार से आपने किसी कार्य को किया है? किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद पर बने रहने से रोकने के लिए यह जो है अनाधिकृत करता है, उसके अधिकार को जानने का जो है प्रयत्न किया जाता है कि आपका क्या अधिकार है, कोर्ट पूछ लेता है। तो ध्यान रखेंगे, हैबियस कार्पस, मैंडमस, सर्टियोररी है, प्रोविशन और को वारंटो, ये 5 प्रकार के रिट होती है। अनुच्छेद 32 के तहत जो है आपके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है और 226 के तहत जो है हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। ध्यान रखेंगे, यदि आपके मूल अधिकारों का किसी प्रकार से हनन हो रहा है तो इन दोनों अनुच्छेदों का प्रयोग कर सकते हैं आप। चलिए, निम्न में से कौन सामाजिक संविदा के सिद्धांत से संबद्ध है भैया? आपको ऑस्टिन दिया है, लॉक दिया है,
जेस मील और मार्क्स दिया है सामाजिक संविदा सिद्धांत से। चलें तो आप सभी को पता होगा कि सामाजिक संविदा सिद्धांत के लिए तीन नाम जो है वो प्रमुखता से लिए जाते हैं। कौन कौन से भैया? हॉब्स, लॉक और रूसो। ये प्रमुख तीन विचारक हैं जो सामाजिक संविदा सिद्धांत के लिए आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। तो हॉब्स, लॉक, रूसो को आप लोग जरूर ध्यान से ध्यान देंगे। आपका लॉक इसमें दिया हुआ है। जो लोग दूसरे विकल्प की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है? अनुच्छेद सहित बताएंगे आप सभी लोग। 2, 4, 3 और 1। चले भैया, उत्तर तेजी से करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें। कृपा करके आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चले भैया, तो भारतीय संविधान की बात करेंगे। तो भारतीय संविधान में जो है आपको तीन तरीके का जो है आपातकाल देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 352 की यदि हम बात करते हैं तो यह आपका राष्ट्रीय आपात है। राष्ट्रीय आपात है। यदि हम 356 की बात करते हैं तो यह आपका राष्ट्रपति शासन है। राष्ट्रीय आपात पूरे देश में एक साथ केंद्र स्तर पे, राष्ट्रपति शासन राज्य में, और वित्तीय आपात अभी तक जो है वो लागू नहीं हुआ है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात, यह अभी आपको जो है वो केंद्र में लागू होता है, केंद्र स्तर पे। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, तीन प्रकार के आपात होते हैं। आगे बढ़िए। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी है, यह मत किसका है भैया? कौन मानता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी है? लॉर्ड एक्टन, टी.एच. ग्रीन, लास्की और अर्नेस्ट बार कर दिया है। किसी एक को चुनना है। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आप स्वतंत्रता चाहते हैं तो समानता को त्यागना पड़ेगा। यदि आप समानता चाहते हैं तो स्वतंत्रता को त्यागना पड़ेगा। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। चले भैया, 22 नंबर प्रश्न के लिए आप सभी का उत्तर आना चाहिए। चलें तो जो लोग इसमें लॉर्ड एक्टन की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। लॉर्ड एक्टन जो है वो कहते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के जो है वो विरोधी हैं। चलिए आगे बढ़िए। अगला दिया है कि राजनीतिक समानता का निहितार्थ किसका अभाव है? जी बिल्कुल, ज्ञान बहादुर जी कह रहे हैं जी, लॉर्ड एक्टन, डी टॉकविले, ये प्रमुख विचारक हैं जो स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे के विरोधी के रूप में देखते हैं। चलिए, समानता का निहितार्थ किसका अभाव है? तो ये तो बच्चों वाला प्रश्न है। विशेषाधिकार का अभाव। आपके पास यदि कोई विशेष अधिकार नहीं है तभी जो है वो समान रूप से देखा जा सकता है। यदि किसी को विशेष अधिकार मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, तो समानता किस बात की? आगे बढ़िए। दिया है राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी किसमें है? चलिए, लोकतंत्र में, तानाशाही में, अल्पतंत्र में या अभिजात तंत्र में? चले तो राजनीतिक समानता की जो सर्वश्रेष्ठ गारंटी है, सभी के लिए समानता की बात लोकतंत्र में की जा सकती है। ठीक है, तो आप लोग इसमें ए विकल्प के साथ जाइएगा, आसान प्रश्न है। अगला दिया है, लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करना पड़ता है? अनुच्छेद सहित बताएंगे। लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करना पड़ता है? 25 नंबर प्रश्न के लिए उत्तर करिए आप सभी लोग।
चलें, तो आप सभी अनुच्छेद किसी का भी नहीं आ रहा है भैया, अनुच्छेद कमेंट करिए। सभी लोग लोकसभा उपाध्यक्ष की बात कर रहे हैं। ये तो सबको पता है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना जो है वो त्याग पत्र देगा। लेकिन किस अनुच्छेद में भारत के संविधान के जो है इस बात का उल्लेख किया गया है? अरे आप में से किसी ने भी अनुच्छेद 94 नहीं पढ़ा है? 94 कितने लोगों ने पढ़ा है भैया? आर्टिकल 94, आगे बढ़िए। सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। आपको बताना है किसका मत है, हीगल का, रूसो का, लॉक का या हॉब्स का। सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। चले, बहुत ही बढ़िया है। सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। तो हॉब्स महोदय को पढ़ा होगा, इनकी लेवियाथन को आप लोगों ने पढ़ा होगा, इनके संप्रभु शासक के विचार को इन्होंने पढ़ा होगा। तो ये किसी न किसी रूप में ये कहते हैं कि यदि आप सबसे निकृष्ट राज्य है तो वो ठीक है, लेकिन अराजकता ठीक नहीं है जहां पे राज्य का अस्तित्व ही नहीं। राज्य होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य क्या है, मनुष्य को नियंत्रित करना पड़ेगा। और सबसे निकृष्ट राज्य होगा वो भी कुछ ना कुछ नियंत्रित कर लेगा, भले वो निरंकुश संप्रभु राज्य ना हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो नियंत्रण करेगा। लेकिन जहां राज्य है ही नहीं है, वो मनुष्यों पर नियंत्रण कौन करेगा? मनुष्यों को क्रूर मानते हैं ये। तो ये कहते हैं कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। हॉब्स महोदय, उत्तर आप सभी का इनके लिए सही होना चाहिए। अगला दिया है, हॉब्स के अनुसार राज्य में व्यक्ति के सब प्राकृतिक अधिकार हैं। राज्य में व्यक्ति की प्राण से संबंधित अधिकार हैं। अनुबंध के बाद व्यक्तियों को मार देने का अधिकार बना रहता है। राज्य का स्थापना करने में व्यक्ति किन्हीं भी अधिकारों का समर्पण नहीं करते। चलेंगे, तेजी से उत्तर करेंगे आप लोग 28 नंबर प्रश्न के लिए। चलें, डी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है आप सभी का। रचना सिंह जी का उत्तर बी विकल्प के लिए आ रहा है। चलें, बी और डी विकल्प पे अभी लड़ाई चल रही है। स्पीड बढ़ाइए आप लोग। चलें, तो यदि आपने हॉब्स को पढ़ा हो तो निरंकुश संप्रभु की अवधारणा दी थी, और इन्होंने जो है वो सभी अधिकारों का समर्पण करा दिया था। बस जो है वो कहा था कि यदि आपके जीवन के अधिकार के ऊपर खतरा आ जाता है, यदि आप, चूंकि राज्य का या शासक का जो जन्म हुआ है वह आपके, आपको सुरक्षित करने के लिए हुआ है, और यदि आपके जीवन के ऊपर ही खतरा आ गया तो ऐसे शासक का, ऐसे राज्य की आवश्यकता नहीं है। आप उसका विरोध कर सकते हैं, केवल और केवल एक शर्त पे, एक अधिकार उन्होंने दिया कि आप स्वतंत्र हैं निर्णय लेने के लिए, कि जब आपके जीवन पे, आपके प्राण पे संकट आ जाए तो आप संप्रभु की, लेवियाथन की अवहेलना कर दीजिए। उत्तर आपका दूसरे विकल्प के लिए सही होगा, इतना तो सभी ने पढ़ा होगा। चलिए, अगला प्रश्न दिया है, परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवादी विरोध करते हैं क्योंकि, क्या कारण है बहुलवादी परंपरागत संप्रभुता के विचार का विरोध करते हैं? दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि राज्य। वह अंतरराष्ट्रीय सहयोग में आड़े आता है। वह जन विरोधी है। राज्य जन सेवा का निगम। चलें, तो ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं संप्रभुता की, तो संप्रभुता को जो है वो दो वर्गों में बांटा जाता है। एक परंपरागत संप्रभुता और एक बहुलवादी संप्रभुता। एकलवादी और बहुलवादी, या परंपरागत या बहुलवादी। जो परंपरागत संप्रभुता है, इसमें राज्य सर्वोपरि है, यानी राज्य के पास संप्रभुता का अधिकार है। बहुलवादी विचारक, प्रमुख रूप से अभी हम लोग
कुछ प्रमुख विचारकों का नाम रखें तो उसमें सबसे पहले हम लास्की का नाम रख सकते हैं। बहुलवादी विचारक हैं। ये कहते हैं कि चूंकि राज्य जो है वो विभिन्न समुदायों से बना है, विभिन्न समुदायों से, तो इन समुदायों की उपयोगिता कम कैसे हो सकती है? इन समुदायों से ही ये राज्य बना है, तो आप इस राज्य को संप्रभु बना देंगे तो इन समुदायों की उपयोगिता खत्म हो जाएगी। इन विभिन्न समुदायों को भी उतनी ही शक्ति होनी चाहिए जितनी राज्य के पास। तो ये कहते हैं कि दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि राज्य। आपका उत्तर जो हो जाएगा ए विकल्प के लिए सही होगा। 30 नंबर प्रश्न के लिए उत्तर करेंगे, यदि संविधान परम संप्रभु है तो तात्कालिक संप्रभुता आरोपित है किसमें? राष्ट्र में, निर्वाचक गण में, विधि निर्माता निकाय में या शासक दल में? 30 नंबर प्रश्न के लिए उत्तर करेंगे। संविधान यदि परम संप्रभु है तो तात्कालिक संप्रभुता किसमें है भैया? ए विकल्प के लिए, सी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है। तो भैया परम संप्रभु किसको बता दिया इन्होंने? आपके संविधान को। तो तात्कालिक संप्रभुता किसके पास होगी? जो कानून बना रहा है या कानून को बनाने बिगाड़ने वाली जो संस्था है। तो विधि निर्माता निकाय में जो होती है वो तात्कालिक संप्रभुता होती है। ध्यान रखिएगा। आपका उत्तर जो हो जाएगा वो तीसरे विकल्प के लिए बिल्कुल सही होगा, जो लोग सी विकल्प की बात करेंगे। अगला दिया है, राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है आपको बताना है। राज्य अपने में एक साध्य है, राज्य साध्य का एक साधन है, राज्य साधन और साध्य दोनों है, राज्य न साध्य है न साधन, न साधन है न साध्य है। आपको बताना है भैया कौन सा इसमें से सबसे उपयुक्त है उत्तर। 31 नंबर प्रश्न के लिए आप लोगों का उत्तर सी विकल्प के लिए आ रहा है। क्या यह सार्वभौमिक यूनिवर्सल आंसर है? चलो, ध्यान रखिएगा कि जब आपसे किसी विशेष जो है वो वाद के अनुसार न पूछा हो, सिर्फ पूछा हो कि निम्नलिखित में से राज्य के लिए कौन सा है या निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तब तो आप राज्य को आ, साधन और साध्य दोनों मान सकते हैं। जैसा कि इस प्रश्न में पूछा है कि राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। लेकिन यदि पूछ दे उदारवाद के अनुसार, व्यक्तिवाद के अनुसार, किसी वाद के अनुसार पूछ दे तो उत्तर बदल जाएगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। इसलिए यदि आपके पास पुस्तक है तो उसमें एक चार्ट आपको मिला होगा, इसको आपने देखा होगा। उदारवाद जो है, उदारवादी जो है वो राज्य को साधन मानते हैं। ठीक है। इसमें आपके लॉक, मील, स्पेंसर आदि का जो है वो क्या नाम आता है, जो लोग राज्य को साधन मानते हैं। ये लोग कहते हैं क्या, व्यक्ति राज्य से पहले है। वहीं जब हम मार्क्सवादियों की बात करते हैं तो ये राज्य को वर्गीय साधन मानते हैं, कि एक विशेष वर्ग के साधन के रूप में राज्य कार्य करता है। किसके? पूंजीपति वर्ग के रूप में। कार्ल मार्क्स जो है वो राज्य को एक शोषण का औजार मानते हैं जो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और शोषण कौन कर रहा है? पूंजीपति कर रहा है। अराजकतावादी वही कहते हैं कि राज्य जो है एक अनावश्यक साधन है, राज्य को अनावश्यक साधन मानते हैं। बाकुनिन, प्रूडो और गांधी भी इसी में आते हैं। राज्य नहीं होना चाहिए, राज्य स्वशासित होना चाहिए। दोनों बात कहते हैं कि राज्य नहीं होना चाहिए और राज्य जो है वो स्वशासित होना चाहिए। तो अराजकतावादी जो है वो स्वशासन की बात करते हैं। ठीक है, इसलिए ये लोग अनावश्यक साधन मानते हैं। गांधीवादी विचारधारा में भी यदि देखेंगे तो राज्य को इन्होंने न्यूनतम शासन करने का जो है वो सुझाव दिया। गांधीवादी को ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी को जो है वो अराजकतावादी भी कहा जाता है। तो इसमें इनका नाम भी इसमें जोड़ा जा सकता है। लेकिन जब इनके ग्राम स्वराज की एक अवधारणा है, यदि उसको आपने पढ़ा हो तो उसमें इन्होंने जो है वो राज्य को न्यूनतम शासन करने का जो है वो सुझाव दिया था। यानी जो ग्राम स्वराज होगा वो कम से कम नियंत्रण करने का प्रयास करेगा।
ध्यान रखिएगा, राज्य अहिंसा के मार्ग में जो है वो बाधा है, महात्मा गांधी कहते हैं। सामाजिक अनुबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जो समर्थक हैं, ये अनुबंध से उत्पन्न साधन मानते हैं कि राज्य जो है अनुबंध से उत्पन्न एक साधन है। इसमें आपके थॉमस हॉब्स, लॉक और रूसो का नाम है राज्य जनहित के लिए, इनका विचार है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अब देख लेते हैं कि राज्य जो है वो साध्य है। इस विचार में माना जाता है कि राज्य स्वयं में परम उद्देश्य है, व्यक्ति को राज्य के लिए होना चाहिए, राज्य को व्यक्ति के लिए नहीं। इसमें आपका आदर्शवाद, राज्य को इसमें नैतिक साध्य माना गया है। प्लेटो और अरस्तु इसमें जो है वो प्रमुख नाम है। राज्य नैतिकता की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, इन लोगों का मानना है। वहीं हेगलवादी जो है, या हेगल जो है, वो कहते हैं कि राज्य जो है ईश्वर की अभिव्यक्ति है। राज्य को ईश्वर की यात्रा कहा था आप लोगों ने पृथ्वी पर। हेगल जो है पृथ्वी पर ईश्वर का रूप मानते हैं राज्य को। वहीं फांसीवादी जो है वो राज्य को सर्वोपरि साध्य मानते हैं, राज्य की पूजा करते हैं। मुसोलिनी इसमें जो है वो प्रमुख नाम है। और वहीं राष्ट्रवादी जो है ये कहते हैं कि राज्य जो है वो राष्ट्र का पूर्ण रूप है, राज्य को परम सत्ता माना गया है। तो राज्य यहाँ पे भी जो है क्या हो जाएगा, साध्य हो जाएगा। वहीं अब जो कुछ और विचार है जिसको मिश्रित दृष्टिकोण के माध्यम से देखा जाता है, जिसमें राज्य साधन और साध्य दोनों है। तो लोकतांत्रिक समाजवादी जो है वो राज्य को साधन और साध्य दोनों मानते हैं, और कल्याणकारी राज्य का जो सिद्धांत है वेलफेयर स्टेट का, इसमें राज्य को साधन और साध्य दोनों माना जाता है। तो ये लोग आप लोग ध्यान रखिएगा, यदि नाम देकर पूछे तो लोकतांत्रिक समाजवाद और वेलफेयर स्टेट के अनुसार राज्य क्या है, साधन और साध्य दोनों है। वहीं जब आपसे पूछा जाए आदर्शवाद, हेगलवाद, फांसीवाद और राष्ट्रवाद के अनुसार राज्य क्या है, तो भैया इसमें राज्य साध्य हो जाएगा। और जब आपसे पूछा जाए कि आपके उदारवाद, मार्क्सवाद, अराजकतावाद, गांधीवाद और सामाजिक अनुबंध के अनुसार राज्य क्या है, तो राज्य को साधन मानिएगा आप लोग। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे। समानता के उदारवादी विचार से निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता अनुरूप नहीं। चलिए, उदारवादी, चले, उदारवादी विचार से निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता अनुरूप नहीं है। कानूनी समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता या आर्थिक समानता है। उदारवादियों के अनुसार बताना है भैया। तो आप सभी को पता है कि उदारवाद भी कहीं ना कहीं किसकी बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है। जिसके पास जितने अधिक संसाधन वो उतने अधिक स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है। उदारवाद का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है। तो इसमें आर्थिक समानता इसके अनुरूप नहीं है। बाकी हर तरह की कानूनी समानता की बात, सामाजिक समानता और राजनीतिक समानता की ये बात करते हैं, लेकिन आर्थिक समानता की बात नहीं करते हैं। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न यह है, ग्रीन ने स्वतंत्रता को माना है, क्या माना है भैया? नियंत्रण का अभाव, कुछ भी करने की छूट, विधि का अभाव, करने योग्य काम करने की क्षमता। तेजी से उत्तर करेंगे आप लोग इस प्रश्न के लिए। 33 नंबर प्रश्न के लिए उत्तर करिए आप सभी लोग। तो जब ग्रीन की बात की जाएगी तो टीएच ग्रीन महोदय जो है वो स्वतंत्रता को किस रूप में देखते हैं? करने योग्य कार्य की स्वतंत्रता के रूप में देखते हैं ये। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर आपका चौथे विकल्प के लिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता इसके अलावा और कुछ नहीं है कि उस इच्छा को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित हो। निम्नलिखित में से कौन सा वाद इस वक्तव्य को मानता है? आप लोग उत्तर करेंगे। उदारवाद, समाजवाद, बहुलवाद या फांसीवाद। चलेंगे। स्वतंत्रता इसके अलावा और कुछ नहीं है कि उस इच्छा को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित हो। चलें,
अब जब यह प्रश्न जो है वो पूछा जाता है, तो इसमें इसमें कहा गया है कि स्वतंत्रता इसके अलावा और कुछ नहीं है कि जो उस इच्छा को प्रोत्साहित करे जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित है। अर्थात यह एक विशेष वर्ग की स्वतंत्रता की बात करता है। किसकी? विनम्र व्यक्तियों की बात करता है। अब इस विचार में क्लैश आपको देखने को मिलेगा। कहीं कहीं यदि आप पढ़ेंगे तो आपको जो है उदारवाद देखने को मिलेगा कि यह कथन जो है उदारवाद का समर्थन करता है। लेकिन यह जो स्टेटमेंट है यह मार्क्सवादी विचारक बेनेटो का है। आयोग के द्वारा भी जब ये प्रश्न पूछा गया तो उदारवाद को ही सही माना गया। लेकिन यह आपके फांसीवादी विचारक बेनेटो का स्टेटमेंट है, सही जो होना चाहिए वो होना चाहिए फांसीवाद। लेकिन चूंकि जो है यह विचार उदारवाद और फांसीवाद के बीच में झूल रहा है, इसलिए आप लोग जो है इसमें उदारवाद का ही चुनाव करिएगा। आयोग इसी को सही मानता है। आगे बढ़े। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से तीन ऐसे हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं। चौथा कौन सा है जो इन तीनों से अलग है? आपको बताना है। उदारवाद, बहुलवाद, व्यक्तिवाद और समाजवाद। चारों में से किसी एक को चुनिएगा। चलें, उत्तर करेंगे आप सभी लोग। 35 नंबर प्रश्न के लिए उत्तर करिए। थोड़ा तेजी से स्पीड बढ़ाइए। स्पीड आप लोगों की कम हो रही है भैया। चलें, तो चाहे उदारवाद की, बहुलवाद की या व्यक्तिवाद की बात की जाए, सभी जो है वो किसकी? व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। वहीं समाजवाद केंद्रीय नियंत्रण की बात करता है भैया, सेंट्रलाइजेशन की। तो ध्यान रखिएगा, समाजवाद इसमें सबसे अलग है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, पुरुष के लिए युद्ध वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व। यह मत या विचार किसका है? चर्चिल का, मुसोलिनी का, हिटलर का या सुभाष चंद्र बोस का? उत्तर करेंगे, पुरुष के लिए युद्ध वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व है। चलें, तेजी से उत्तर करिए। चलें, तो पुरुष के लिए युद्ध वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व है। यह आपके मुसोलिनी का स्टेटमेंट है। बी विकल्प के लिए आप सभी का उत्तर सही होगा, जो लोग इसमें बी विकल्प का चुनाव करेंगे। अगला प्रश्न, भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम की समिति, अधीनस्थ विधायन की समिति। 37 नंबर प्रश्न के लिए उत्तर करेंगे आप सभी लोग। चलें, तो सबसे महत्वपूर्ण समिति लोक लेखा समिति होती है भैया। कितने सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में, और कहाँ कहाँ से चुन के आते हैं? कमेंट करके बताइएगा। अगला दिया है, संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है संसद का संप्रभुता, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, विधि का शासन या बहुमत का शासन। संसदीय लोकतंत्र। जी बिल्कुल। 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से चुन के आते हैं। चलेंगे, 38 नंबर प्रश्न के लिए उत्तर करेंगे आप सभी लोग। तो भैया, संसदीय सरकार का सबसे प्रमुख लक्षण क्या होता है? उत्तरदायित्व। कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। आप सभी का उत्तर जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। किस अनुच्छेद में सामूहिक उत्तरदायित्व का उल्लेख किया गया है? चले, भारत का भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस मुकदमे में कहा था कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मूल अधिकारों के सिद्धांत को नहीं बदला जा सकता? गोपालन बनाम मद्रास राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, मेनका गांधी बनाम भारतीय संघ। चलेंगे, तेजी से उत्तर करेंगे।
किस वाद में कहा गया था कि 368 के तहत जो है मूल अधिकारों को नहीं बदला जा सकता या संशोधन नहीं किया जा सकता? चलेंगे भैया। चलिए, ध्यान रखिए, यह मामला जो है आया था आपके गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 368 के तहत जो है वो क्या नहीं किया जा सकता, मूल अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता या मूल अधिकारों को बदला नहीं जा सकता। स्पष्ट रूप से जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था। बाद में 1973 में जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद आया, तब इसमें जो है अपने निर्णय को बदल दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और इसमें मूल ढांचे का सिद्धांत दिया और कहा कि संशोधन तो किया जा सकता है लेकिन मूल भावना जो है वो क्या होनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मूल भावना जो है वो परिवर्तित नहीं होना चाहिए। तो आप लोग इसमें गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के साथ जाएंगे। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य की बात करेंगे तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। ध्यान रखिएगा, संविधान संशोधन एक कानून है। अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत यह कहा गया है कि कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो वह उसी मात्रा तक शून्य हो जाएगा। अनुच्छेद 13 आपने पढ़ा है कि राज्य किसी भी ऐसे जो है वो कानून का निर्माण नहीं कर सकती जो लोगों के मूल अधिकारों को क्या करती हो, कम करती हो। तो जब इन्होंने अनुच्छेद 13(2) का अध्ययन किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसने कहा कि यदि मूल अधिकारों को बदला जाएगा या उसको कम किया जाएगा, उसमें संशोधन करने का मतलब क्या हो सकता है कि बढ़ाने की बजाय उसको कम भी कर दिया जाए। तो ये कहते हैं कि भैया आप संशोधन नहीं कर सकते क्योंकि अनुच्छेद 13 का उल्लंघन हो जाएगा। 13 क्या कहता है कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जिससे मूल अधिकार क्या होती है, मूल अधिकार क्या होता हो, अल्प होता हो, न्यून होता हो या कम होता हो। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है वो मूल अधिकारों में संशोधन को रोक दिया गया था। इसमें जो 11 जजों की बेंच थी, 11 जजों की बेंच थी, और इसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे वो आपके सुब्बा राव थे। इन्होंने कहा था कि मौलिक अधिकार पवित्र हैं और उन्हें संविधान की आत्मा समझा जाना चाहिए, और संविधान की जब आत्मा आप समझेंगे तो आत्मा के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। सुब्बा राव का स्टेटमेंट है ये, मुख्य न्यायाधीश सुब्बा राव जी का। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कौटिल्य विरचित अर्थशास्त्र का संबंध है दर्शन शास्त्र से, अर्थशास्त्र से, राजनीति विज्ञान से या इतिहास से? तेजी से उत्तर करिए। चले, तो आप सभी को पता है कि अर्थशास्त्र जो है वो राजनीति विज्ञान से संबंधित पुस्तक है। जो लोग इसमें राजनीति विज्ञान की बात करेंगे उन सभी का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला दिया है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था भैया? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, विनोबा भावे ने, जयप्रकाश नारायण ने या सुभाष चंद्र ने? 41 नंबर प्रश्न के लिए उत्तर करिएगा तेजी से। चलें, तो जो लोग इसमें रविन्द्रनाथ ठाकुर की बात करेंगे, गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो दी थी वो आपके रविन्द्रनाथ ठाकुर ने दी थी। जो लोग इसमें ए विकल्प की बात करेंगे उनका उत्तर सही हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था कहाँ पे? रंगून में, टोक्यो में, पेकिंग में या सिंगापुर में? तेजी से उत्तर करेंगे आप सभी लोग। थोड़ा सा वीडियो को आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। चले, तो सिंगापुर सभी लोग बात कर रहे हैं, कब की गई थी भैया? आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया था सिंगापुर में? चलिए, भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत कौन है? मतदाता है, संविधान है, संसद है या संसद व राज्य विधानसभा है? चले, उत्तर तेजी से करेंगे आप सभी लोग। तो राजनीतिक शक्ति किससे मिलती है भैया? मतदाता से। मतदाता ही शक्ति प्रदान करता है। उत्तर आपका ये विकल्प के लिए बिल्कुल सही होगा।
अगला दिया है, भारतीय संविधान में सम्मिलित मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 5 है, 6 है, 7 है या 8 है? कितने हैं मौलिक अधिकार? चले तेजी से उत्तर करेंगे। चले भैया, तो जो लोग इसमें 6 मौलिक अधिकारों की बात कर रहे होंगे, उन सभी का उत्तर जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। कितने लोगों को 6 मौलिक अधिकार याद है? भैया सुनील कुमार जी, 7 कभी हुआ करते थे, अब नहीं। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। चलें, तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक आपको देखने को मिलेगा। स्वतंत्रता का अधिकार आपको जो है 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो कुल कितने हो गए भैया? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सातवां संपत्ति का अधिकार भी हुआ करता था कभी, लेकिन उसे जो है वो आपके अब आपके कानूनी अधिकार के रूप में देखा जाता है, विधिक अधिकार के रूप में। चलिए, यदि भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपना पद छोड़ना चाहते हैं, तो वो किसे संबोधित कर अपना त्याग पत्र लिखेंगे? चलिए, सुनाई तो दे रहा है ना? दिखाई नहीं दिया तो उस सुन के काम चला लीजिए आप लोग। चलें, तो राष्ट्रपति को अपना यदि त्याग पत्र सौंपना है, तो वह अपने जो है वो अधीनस्थ उपराष्ट्रपति को क्या करेगा? सौंपेगा। और उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। किस अनुच्छेद में है भैया? अनुच्छेद भी थोड़ा आप लोग कभी कभी बता दिया करिए, मुझे भी लगे कि आप लोग पढ़ रहे हैं। हालांकि मेरे लगने न लगने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको फर्क पड़ने वाला है आपके रिजल्ट से। और वहां कोई जरूरी नहीं है कि अनुच्छेद आपसे ना पूछा जाए। राष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति का रिक्त पद अवश्य पूरित कर लिया जाना चाहिए, 1 माह के भीतर, 3 माह के भीतर, 6 माह के भीतर या 1 वर्ष के भीतर। चलें, तो जो लोग इसमें 6 माह के भीतर की बात कर रहे होंगे, उन सभी का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि राष्ट्रपति का पद किसी कारण से रिक्त हो जाता है, तो अधिकतम 6 माह के अंदर उसे जो है वो नया राष्ट्रपति चुन लेना होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, उस पद को भरना होता है। कितने वर्ष की आयु में कोई भारतीय नागरिक भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? चलें, उत्तर तेजी से करेंगे। कितने वर्ष की आयु में आप भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे? चलें, तो जो प्रधानमंत्री होता है, आप सभी को पता होना चाहिए कि सामान्यतः लोकसभा का सदस्य जो है वो प्रधानमंत्री बनता है। और लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष है। तो यदि आप 25 वर्ष के हो गए हैं, तो आप लोकसभा का चुनाव लड़के सांसद बन जाएंगे। और यदि आपकी पार्टी आपको जो है वो अपने पार्टी अपना नेता चुन लेती है, तो आपको प्रधानमंत्री बना देगी। उत्तर 25 वर्ष के लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। अगला दिया है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से तात्पर्य है पंचायती राज की स्थापना, राज्यों के पक्ष में अधिक आर्थिक विकेंद्रीकरण, नौकरशाही संरचना में शक्ति का विकेंद्रीकरण, सरकार के तीनों अंगों में शक्तियों का बंटवारा। तेजी से उत्तर करिए भैया आप लोग। चलिए, तो सभी लोग जो है किसकी बात कर रहे हैं? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। 73वां संविधान संशोधन आप सभी को पता होगा, और 74वां, ठीक है, जिसके माध्यम से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नींव डाली गई थी। आपका उत्तर जो हो जाएगा पंचायती राज की स्थापना के लिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, प्राचीन भारत में राज्य व्यवस्था के 7 तत्वों में सम्मिलित था श्रेष्ठन, सेवक, संधि और अमात्य। चलेंगे तेजी से।
चलिए भैया, तो जो लोग अमात्य की बात करेंगे उन सभी का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राचीन भारत में पूछा है तो कौटिल्य और मनु दो ऐसे विचारक हैं जो आपके सप्तांग सिद्धांत की बात करते हैं। कौटिल्य ने शास्त्र में जो है वो 7 अंगों की बात की है। स्वामी जो शासक होता था, यह नीति न्याय का नेतृत्व करता था। अमात्य जो है वो मंत्री होता था, यह प्रशासन और योजना व सलाह का कार्य करता था। उसके बाद जनपद, प्रजा व क्षेत्र राज्य के भौगोलिक और जनता का आधार था। दुर्ग किला सुरक्षा का साधन था। कोष खजाना जिसमें आर्थिक संसाधन व राज्य संचालन हेतु धन रखे जाते थे। दंड यानी सेना या बल का प्रयोग। ध्यान रखिएगा, इस दंड को जब आप मनु के अनुसार पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो है वो शक्ति या बल का प्रयोग, इन्होंने जो है वो शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है। और मित्र राज्य के जो सहयोगी हुआ करते थे, जैसे राजनयिक संधि करने वाले लोग। तो ये 7 अंग जो है वो कौटिल्य ने बताए हैं। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र, सातों आपके रटे हुए होने चाहिए भैया। आगे बढ़िए। अगला दिया, धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है धर्म की राजनीति से पृथकता, धर्म स्वतंत्रता, राज्य का कोई धर्म न होना, धार्मिक समानता। चलें, तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब राज्य का जब कोई धर्म नहीं होगा तो ऐसे राज्य को धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। भारत के संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताया गया है। आगे बढ़िए। अगला दिया है, राष्ट्रीय पार्टी की श्रेणी प्राप्त करने के लिए किसी भारतीय पार्टी को कम से कम कितने राज्यों में मतों के आधार पर मान्यता प्राप्त करना आवश्यक है। ध्यान रखिएगा, कितने राज्यों में मतों के आधार पे आपसे पूछा है। 3 राज्य, 4 राज्य, 5 राज्य या 6 राज्य। चले, तो आप सभी लोग 4 राज्यों की बात कर रहे हैं। 4 राज्यों में जो है आपको राज्य स्तर का यदि 4 राज्यों में यदि आपको राज्य स्तर का दर्जा प्राप्त है तो आपको राष्ट्रीय पार्टी कहा जा सकता है। यदि आप लोकसभा में जो है वो 6% वोट पाते हैं, लोकसभा का कुल जो है वो 6% वोट, कुल जो मतदान होता है उसका 6% वोट, और 4 लोकसभा सीटें यदि आप जीतते हैं तो आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। वहीं जो है वो लोकसभा में प्रतिनिधित्व के आधार पे कुल 2% सीटें, यानी 2% का मतलब कम से कम 11 सीटें कहाँ, 3 राज्यों में यदि आपके सांसद चुने गए हैं तब आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। ये 3 आधार हैं, इन 3 आधारों पे जो है वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। आगे बढ़िए। अगला दिया है, केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है। आपको 5वीं, 7वीं, 10वीं और 12वीं दिया हुआ है। तेजी से उत्तर करेंगे आप लोग 54 नंबर प्रश्न के लिए। तो आसान सा प्रश्न है, केंद्र व राज्यों के मध्य जो शक्ति का बंटवारा है वो 7वीं अनुसूची में है, किसी को डाउट नहीं होगा। अगला दिया है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीश को सम्मिलित करते हुए कितनी निश्चित की गई है। 15, 34, 28, 17। चलें, तो जब मुख्य न्यायाधीश को सम्मिलित करते हुए आएगा तो आप लोग 34 का चुनाव करिएगा। यदि आपको कह दिया जाए मुख्य न्यायाधीश को छोड़ के तो 33 को, या आपको यदि 33+1 दिया हो तो 33+1 का चुनाव करिएगा। जिस फॉर्मेट में दिया हो कुल 34 होते हैं, इसको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपको जो दिया है वो भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायत की अवधारणा निहित है। प्रस्तावना में, मूल कर्तव्य में, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में या प्रथम अनुसूची में। तेजी से उत्तर करिए। भारतीय संविधान के कौन से भाग में। तो भैया, यदि आपने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 पढ़ा हो तो 40 आपके किसके अंतर्गत आता है भैया, डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत आता है।
और इसमें पंचायत की व्यवस्था की गई है। उत्तर आपका जो हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत के लिए सही हो जाएगा। आगे, प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया था, आपको दिया है। कार्ल मार्क्स ने, राम मनोहर लोहिया ने, जवाहरलाल नेहरू ने या राजा राम मोहन राय ने। उत्तर तेजी से करेंगे आप सभी लोग। सभी लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया है। यदि नहीं किया है तो विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जब भी आपसे प्रजातांत्रिक समाजवाद पूछे तो पंडित नेहरू का चुनाव कर लीजिएगा। उत्तर आपका तीसरे विकल्प के लिए, नेहरू के लिए सही हो जाएगा। अगला दिया है, लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी दलीय प्रणाली सर्वाधिक उपयुक्त है। 60 नंबर प्रश्न के लिए उत्तर करेंगे, एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय या दल विहीन। चलेंगे भैया, तेजी से उत्तर करेंगे आप सभी लोग 60 नंबर प्रश्न के लिए। तो जब लोकतंत्र की सफलता के लिए बात की जाए तो भैया, लोकतंत्र की सफलता कब है, जब निर्धारित समय तक शासन चले, यानी भारत में यदि 5 साल का समय सरकार के लिए है और सरकार 5 साल कार्य करे। यह कब संभव होगा, जब अस्पष्ट बहुमत मिलेगा। और अस्पष्ट बहुमत की गारंटी किसमें है, द्विदलीय व्यवस्था में। किसी न किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत मिलेगा, इसलिए आपको द्विदलीय व्यवस्था का चुनाव करना है। कुछ लोग बहुदलीय की भी बात करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें इस स्थायित्व का की कमी होती है। स्थायित्व की कमी होती है। क्यों स्थायित्व की कमी होती है, क्योंकि यहाँ पे गठबंधन की सरकार बनती है। गठबंधन की सरकार बनती है, और कोई एक गठबंधन का कोई भी एक अंग यदि अपना समर्थन खींच लेता है तो सरकार गिर जाती है और 5 साल तक शासन नहीं हो पाता है। चलें, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, द्विदलीय व्यवस्था। पढ़ते पढ़ते माइंड कम काम करने लगा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, आपको छुट्टी दे देते हैं अब। फिलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप सभी को सेशन पसंद आ रहा होगा। यदि सेशन आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग बस इतना करिए कि आप लोग अधिक से अधिक जो है वीडियो को शेयर करिए। बिना लाइक किए आप लोग ना जाएं। जाते जाते जिन लोगों ने शेयर नहीं किया है, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को शेयर करते हुए जाइए। कम से कम 5-5 लोगों को आप लोग शेयर करेंगे तो हम लोग जो है एक अच्छी संख्या को प्राप्त कर लेंगे, जो हम लोगों की पुरानी संख्या हुआ करती थी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हाँ, जाते जाते बता देता हूँ कि यदि आप पुस्तक लेना चाहते हैं तो इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक चीज, जो भी कंटेंट आपके क्लास में उपयोग किया गया है प्रश्न के बाद में, जो आप लोगों को कुछ चीजें मैंने ऐड कर रखी थी, वो इसी पुस्तक से लिया गया है। क्योंकि इस पुस्तक से जब आप बनाते हैं पीडीएफ, तो उसका जो है वो फॉन्ट क्लियर नहीं आता है। अब उसको मैं कल से एडिट करके सही करके ऐड करूंगा, कि आप लोग लोगों ने कमेंट किया था कि हम पढ़ नहीं पाए। तो आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के साथ साथ आपके पूरे सिलेबस को कवर करने वाली पुस्तक है। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, आपको जो है वो कथनों और पुस्तकों के साथ साथ विचारकों का विशाल संग्रह इसमें देखने को मिलेगा। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि इस पुस्तक से बाहर आप लोगों के लिए कुछ नहीं आएगा। 300 350 पेज के आसपास, 315 या 320 पेज, इसमें मान लीजिए 320 पेज की किताब है। एक बार आपने पढ़ ली तो चाहे वो आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो, यूजीसी नेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, कोई भी एग्जाम हो, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक टॉपिक को लिखा गया है और हर चीज की एनालिसिस करके लिखा गया है। आपके जो है उन किताबों के जैसे नहीं है। मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, बड़े बड़े विद्वानों की किताबें हैं, लेकिन वो सारी की सारी किताबें आपके एकेडमिक्स के लेवल से लिखी गई हैं, या तो किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती हैं, उन किताबों को आप लोग पढ़ते हैं, या कुछ जो है वो बड़े विद्वानों के द्वारा लिखी गई किताबें हैं, उनको आप पढ़ते हैं। लेकिन आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन के हिसाब से आपको जो है किताब नहीं मिलेगी। आप इसको लेके जो है वो देख सकते हैं, आपकी सारी तलाश जो है वो खत्म हो जाएगी। इस किताब के अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि इसको आप मंगाना चाहते हैं तो आप कुरियर से पुस्तक को मंगा सकते हैं,
इसको जो है वो मंगाने के लिए आप जो है अपना पूरा पता, मोबाइल नंबर, पिन कोड और नाम सहित आप मुझे 7007701847 इस नंबर पे जो है वो मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। जैसे ही आप व्हाट्सएप करेंगे आपको एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा, उस पे आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के 10 दिन के अंदर, यदि आप उत्तर प्रदेश में के विद्यार्थी हैं और इस साल टीजीटी पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप जरूर आप मुझे मेंशन कर दीजिएगा अपने मैसेज में। मैं आपको 4 से 5 दिन के अंदर पुस्तक जो है वो पहुंचवा दूंगा, क्योंकि एग्जाम आपके नजदीक है। ठीक है, खास करके पीजीटी वाले लोगों के लिए आप लोगों के पास समय है, आप लोग पुस्तक को पूरा पढ़ सकते हैं। टीजीटी वाले लोग यदि पुस्तक को, अभी भी जो लोग मंगा रहे हैं, बहुत सारे लोगों का ऑर्डर लगा हुआ है, लगातार मैं रोज पुस्तकें भिजवा रहा हूँ। तो अब जो लोग टीजीटी वाले पुस्तक मंगवा रहे हैं, आप लोगों को बस करना क्या है, आप लोग जो हर चैप्टर में स्टेटमेंट दिया हुआ है, कथन दिया है, जो पुस्तकों की लिस्ट दी हुई है, उन कथनों को पढ़ लीजिए। ध्यान रखिएगा, कथन, पुस्तक। और यदि आपके पास समय बचता है तो जो प्रमुख विचारक हैं, सारे विचारकों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो प्रमुख विचारक हैं उन विचारकों को आप जो है वो पढ़ लीजिए। साथ में हर चैप्टर में आपको जो तालिका दी हुई है, इस तालिका को पढ़िए। इसके अलावा हर चीज को आप छोड़ दीजिए। हर चैप्टर में आपको मुश्किल से जो है 3 से 4 पेज पढ़ना पड़ेगा। हर चैप्टर में 3 से 4 पेज। पुस्तक में जो है वो आपको 26 या 27 चैप्टर मिलेंगे। आप 4 से गुणा कर लीजिए, तो आपको जो है 100 पेज के आसपास पढ़ना है। 100 पेज पढ़ लीजिए, गारंटी दे रहा हूं आपको कि आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, यदि इतना ही आपने पढ़ लिया तो। फिलहाल के लिए आप लोग अनुमति दीजिए मुझे। हाँ, अभी भी कुछ लोग डेमो चाह रहे होंगे पुस्तक का, तो भैया इसी नंबर पे, यानी 7007701847, इस नंबर पे बुक लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको डेमो जो है उपलब्ध करा दूंगा। आप लोग डेमो देख लीजिएगा, उसके बाद पुस्तक लीजिएगा। फिलहाल के लिए आप लोग अनुमति दीजिए।